एक इतिहास या ये कहें कि एक ऐसा नाम महेंद्र सिंह टिकैत जो पूरे देश में जब लिया जाता तो लगता था कि किसानों का नाम लिया जा रहा है, किसानों की बात की जा रही है, और अगर वो जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ आंदोलन होता था या उनकी बात को पानी देने वाले इस देश में करोड़ों लोग होते थे। ये उनके साथी हैं हमारे साथ। सर, उस ज़माने में किसानों की बात बड़े आराम से सुनी जाती थी, क्या आज भी सुनी जा रही है? आज कुछ नहीं सुनी जा रही, आज तो मोदी का राज है। सब ने वोट दी थी, अब ठीक रहेगा, सब तो बढ़िया रहेगा। यू इन नौ को दिया धंधा सारा ही, किसी की नहीं। सर, आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी का समय देखा? खूब देखा जी, खूब बहुत दुखे कोल्लू से लग रहे थे, हरठ भी से लग रहे थे, ईमानदार आदमी था। उनकी नेता बात मानते थे? मान लते जी, वैसे नेता थे। मैं अपनी माँ की रैली भी छोड़ कर राजीव हटा ली थी। यूनियन वोट क्लब पर 14 साहब की पंचायत हुई थी। आज के ज़माने में आप क्या भविष्य देखते हैं? आज तो बस फजीता ही हो रहा भाई, सुन नहीं रहे किसी की। इतना हम भी नहीं जा, अच्छा, इतना हम जा नहीं, आर पार की है। क्या तो लेके जाएंगे, क्या तो नाली रहेगी, नाल में बोकी फसरी, क्या तो नाली रहेगी या बोकी रहेगी, या किसान रहेगा या सरकार ही रहेगी। सीधी बात, आर या पार, किसान रहेगा या सरकार रहेगी, ऐसे ही कुछ। बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़के जाएंगे भाई। नहीं मुंह दिखाएंगे तो क्या करे आए क्यों? सर, आप युवा हैं, आप ये बताएं कि या तो सरकार ऐसी हो गई है कि किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है, एक साथी और भी आपके साथ हैं, आने वाले समय में क्या भविष्य देखते हैं किसानों का? पहली बात तो ये समझ लो कि आपने महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात की। महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, सर मैंने वही आपसे कहा, सुनो, उनके शब्द और उनकी विचारधारा और उनका खून और उनके साथी हमारे साथ हैं। और ये जब देश में ऐसा कानून पास किया जाएगा, मैंने यही कहा कि उनके टाइम में उनकी बात सुनी जाती थी, और वो जब जहाँ खड़े होते थे समझ लीजिए वो ये उनकी बात होती पत्थर की लकीर होती थी। आज ऐसा क्यों नहीं? आज भी होगा। किसान हमारा सुस्त पड़ गया था। क्रांतिकारी महेंद्र सिंह जैसे क्रांतिकारी लोग जो अब जाग रहे हैं, अब ये जनरेशन आ रही है, युवा जनरेशन, अब ये फिर होगा। ये हम किसान अपनों तो करके खाना चाहता था, पर मोदी जी चाहते हैं कि इस देश में दोबारा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग पैदा हों, दोबारा भगत सिंह आज़ाद जैसे लोग पैदा हों। तो मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम जनरल डायर और अंग्रेज बनने को तैयार हो तो ये लोग महेंद्र सिंह टिकैत और भगत सिंह बनने को तैयार खड़े हैं। आपको बात नहीं माननी तो आप अगला कदम उठा के देखो। अगला कदम हमारे नेताओं का आदेश तो हो, मैं बताता हूँ, हम लोग सब बताते हैं, मिल के बैठते हैं, बात करते हैं। अभी तो हमारे नेताओं ने वार्ता हो रही है। अगला उन्होंने आज कर दिया, टोल फ्री कर दिए कई जगह। और अगर नहीं आप मानते हो तो अब अगला रणनीति हमारे नेता बनाएंगे, जैसा आदेश होगा। दिल्ली कितनी दूर है यहाँ से? अरे जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग अभी कैमरा घुमाओगे तो दिखाई देंगे। अब दिल्ली यहाँ कितनी दूर है? एक कदम दूर नहीं है दिल्ली अब यहाँ से। और मोदी जी को लगता है कि मोदी जी को ये सेना बचा लेगी। अरे ये सेना हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे सब हमारे हैं। और जिस दिन हो सकता है उस सेना को सही पता चलेगा कि ये मोदी जी इन किसानों के पेट पर लात मार रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीन रहे हैं। किसान जो पैदा धरती का छाती चीर के पैदा करता है अन्न, वो अन्न के साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो किसान भी हमारे साथ खड़ा होगा। मोदी जी गलतफहमी में जी रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि संशोधन करने की चर्चा मत करो, सिर्फ अगर बात करते हो तो अपने जो काले बिल बनाए, काला कानून बनाया है, उस कानून को हटाने की बात करो। इससे पीछे, इससे नीचे, इससे कम कुछ भी नहीं। एक और साथी हैं हमारे भाई साहब, आप युवा हैं और आपकी कदकाठी देख के लग रहा है कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं। जी, गाँव से करते हैं। हाँ, लेकिन एक समस्या है बहुत बड़ी देश की कि लोग गाँव से शहर की ओर जा रहे हैं। वहाँ लोग डिप्रेशन में हैं, बीमार हैं, अपनी जॉब के लिए तरस रहे हैं। एक सेकंड, एक जैसा कि आपने देखा कि हाँ सब लोग बैठे कहा करते थे इस देश की आत्मा गाँव में बसती है। आज जो हमने देखा ये किसानों का जो एकता है, क्या देश एक बार फिर किसानों का देश बनेगा? जब लोग खुशहाल होंगे, लोग शहर नहीं भागेंगे और अपनी खेती जब करेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। एक तो पहली बात, गांव से शहर क्यों भाग रहा है आदमी? जी, जॉब के लिए भाग रहा है। जी। दूसरी बात, गांव के अंदर जो इस टाइम पे पैदावार हो रही है हमारी, जो पहले हमारे फसलों का रेट था वो ठीक ठाक मिल जाता था,
और फसलों का रेट पिछले 5 साल में ये समझ लो कुछ नहीं बढ़ा है। और महंगाई देख लो आप, दुगनी हो गई है। गांव में आपने देखा होगा जब से ये बीजेपी सरकार आई है, गन्ने का रेट 300 के आसपास था। 5 साल से कुछ नहीं बढ़ा है। बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। धान का रेट देखो अभी आज तक कुछ नहीं बढ़ा। बिल्कुल सही बात है। 5,000 था धान का रेट, 5,000 था। अभी जो पिछली बार जो गेहूं का रेट था 1995 रुपये मंडी का रेट आया था। 2 महीने वो खरीद चली, उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद मंडी की खरीद बंद करने के बाद इन्होंने 1,600 रुपये 1,500 रुपये अपने मनमानी रेट ले रहे हैं ये। तो किसान आदमी अपना गांव में क्या करेगा? शहर की तरफ भी भागेगा वो। और शहर में और गांव की लाइफ में धरती आसमान का फ़र्क है, आप भी जानते होंगे। एक मैं छोटी सी बात आपसे और कहना चाहता हूँ। जो गांव हमारा जो गांव था, जो हमारा देश था, उसकी परंपरा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दिखा दो जरा, ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैडम दिखाना, जितने ये लोग बैठे हैं सब अलग अलग ज़िले से, अलग अलग गाँव से, कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। और हुक्का हमारे समाज का सबसे बड़ा, हमारे समाज का हुक्का और पगड़ी किसान की सबसे बड़ा सम्मान होती है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि इस किसान आंदोलन में हैं। जैसा कि ये देश कृषि प्रधान देश था, लेकिन आज कोई भी अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता। जानेंगे कि क्या भावना है उनकी। सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन युवा। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान युवा गाजियाबाद हूँ। सर आज आप इस आंदोलन में हैं और जहाँ देखा जा रहा है कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहता, पर आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान बनाने की तो इच्छा की तो बात ये है कि खेती फ़ायदे का सौदा रहा नहीं है, पर सरकार की नीतियाँ कुछ ऐसी हैं जिस वजह से आदमी खेती से हट रहा है। पर जो लोग खेती से आज भी जुड़े हुए हैं वे नहीं चाहते वो खेती छोड़ें। वजह क्या है? एमएसपी तय हो जाएगी, क्योंकि आज तो हमें ये नहीं पता हमारा आलू 2 रुपये किलो जाएगा, 10 रुपये किलो जाएगा, या फ्री में हमें गिराना पड़ेगा सड़क पे। कि कई बार ऐसे घटना हुई है, गुस्से में मंडी से किसान ने अपनी सारी प्याज बिखेर दी, आलू बिखेर दिए। आप ये देखिए, और जिस चीज़ का रेट तय हो जाता है, जैसे गन्ने का रेट तय हो गया, तय होने के बाद 2.5 साल इसकी पेमेंट ही नहीं होती। दिक्कत ये आ रही है कि एक फसल को बो देते हैं, उसे हम मिल में डाल देते हैं, मंडी में डाल देते हैं, उसके बाद रेट नहीं मिलता, या मिल में डालने के बाद गन्ने का पेमेंट ही नहीं मिलता। फिर हम लोन लेते हैं, लोन में हमारी ज़मीन गिरवी होती है, ब्याज चढ़ता रहता, पेमेंट आती नहीं। तो किसान परेशान है। और बिल्कुल भी खेती जो है मुनाफे का सौदा नहीं है, सरकार की नीतियों की वजह से। पिछली सरकार और इस सरकार, सारी सरकार को मिलाकर आज तक जो है कृषि जो है फ़ायदे का सौदा साबित नहीं हुई। सर जैसा कि आप जानते हैं, जब एक किसान होता है या किसान का बेटा होता है, स्वस्थ होता है, अच्छा वातावरण होता है, हेल्दी जीवन होता है, और बहुत धैर्यशाली उसका अपना एक क्या कहते हैं व्यवहार होता है, क्योंकि वो फसल को धीरे धीरे उगाता है, वो खाता है। शहर बन जाता है, बाद में धुआं धक्कड़ की ज़िंदगी जीता है। देखा जाएगा आपने को शहरीकरण में डिप्रेशन में लोग जी रहे हैं। आपके साथ युवा साथी हैं, तो अगर ये व्यापार अच्छा बन जाए किस खेती, तो क्या आप भाई साहब जॉब करना चाहेंगे या खेती? ऑफ कोर्स खेती करना चाहूँगा, बट अगर इसमें अगर कुछ दिखेगा कि हाँ अच्छे वो मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो उसमें ज़रूर खेती करना चाहेंगे। सर आपके पास 2 ऑप्शन हो, खेती और या जॉब, शहरीकरण या आपका अपना गाँव, किधर? अपना गांव, खेती। राम राम। सब आपके साथ युवा साथी हैं, ये कह रहे हैं अगर खेती प्रॉफिट का धंधा हो तो हम क्यों जाएंगे शहर, क्यों हम नौकरी करेंगे? एक बात बताओ, पूरे देश का पेट कौन भर रहा? किसान। वहाँ से 2 पैसे की मजदूरी, हम लोग शहर में आकर 2 पैसे की मजदूरी तो कर रहे हैं। अगर हमें वही आमदनी, वही इनकम हमारे गांव में मिल जा, हमारी फसल के वाजिब दाम मिल जा, तो हमारे का सिर में भाई बावड़ का तो हम शहर जाएंगे? बताओ तुम ही। किसान मजबूर है, बेबस है, लाचार है, उसी की फसल का कीमत नहीं दे पाती सरकार। अगर देखा जा, 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए कम से कम 20 लीटर पानी खर्च करना पड़ा है। 20 लीटर पानी की बोतल पता कितने की? कितने की? कितने की? 12 दूनी 24, 240 रुपए की। गेहूं का कीमत 1 किलो की कितने की? लागत निकाल ली जा सके, पर अगर एक वाजिब दाम मिल जाए तो ये बेचारा बैर इंगे तिंगे बावड़ा है, फिर अगर बताओ आप ही। सरकार कह रही है, आप जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी पार्टियां आ रही हैं इस आंदोलन में, तो क्या कहें? आप इन्हें पार्टियां नहीं कह सकते। यहाँ जो आज जन सैलाब है वो केवल 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 किसान है, और कोई नहीं। किसी पार्टी का, किसी उसका हमारे इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ केवल अपने किसान भाई, किसान बेटे, किसान बड़े बुजुर्ग, वे ही लोग उपस्थित हैं। ये बाबा टिकैत की सेना है, हमेशा से आंदोलन करे,
और आगे भी आंदोलनरत रहेगी। एक ना एक दिन तो आंदोलन होना है, फिर देश को आज़ादी दिलानी तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। सर अक्सर सरकारें लोन देती रही हैं, तो मुक्ति कब मिलेगी लोन से? लोन ते तो मुक्ति ना मिले, इतने या सरकार है भाई, या तो घनी जालिम सरकार है। एक बात बताओ आप लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश डकैत जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे एक बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हुए हैं। उनके जो प्रभारी हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। 17वां दिन और किसान टक्कर जारी है जी। क्या समझते हैं सर आप 17वें दिन में? देखो, मेरा नाम जय कुमार मलिक है, मैं जनपद गाजियाबाद का प्रभारी हूँ भारतीय किसान यूनियन का। कि हमें क्या समझना तो इनको है, ये जब बागड़ बिल्ले बैठे इनको समझना, आज समझ लें अगले साल समझ लें कि हमें घर रहना यहाँ भी रहना। ये दिल्ली में दिखाई नहीं देंगे, इनको सद्बुद्धि दे भगवान। ये पहला आंदोलन है 72 साल के आज़ादी के इतिहास में जो किसी चीज़ को ना लेने के लिए हो रहा। हमें नहीं चाहिए, अगर हमारे फायदे के हमें चाहिए नहीं, देख रहे हो भाई, और ये गलत नहीं था तो संशोधन पे किस लिए आगे? अगर इन्हें गलत नहीं लगता था तो संशोधन पे किस लिए आगे? ये अंबानी अडानी के लिए कानून बनाया हुआ रुपए लेकर, इन्हें वापस कर लेना चाहिए। अन्यथा किसान, अगर 100% किसान सड़क पे आ गया तो वो ईंट भी ना मिलने के, वहाँ ईंट जहाँ बैठ कर कानून बनावा है। ये जो मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, निकल लेंगे 84 करोड़ के जहाज में बैठ कर, किसान लठ लेकर खड़ा है। मोदी जी, हर गली में गांव में जाग पड़ गई है। चोर जब आ जाता है गांव में तो जाग पड़ते ही सारा गांव घेर ले। अब कहाँ को निकलोगे? झोले की तलाशी लेंगे, किसको बेचा, कितने में बेचा, क्यों बेचा, कहाँ लेके जा रहे हो, सब हिसाब देना पड़ेगा। बड़े 65 साल वालों से हिसाब मांगते थे, क्यों आप क्या मुंशी हो, मुनीम हो? अरे प्रधानमंत्री हो, जनता के हित का कानून बनाओ, इसे आप घर ठा कर ले जाओ अपने। ये इनके बाबा की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है, ये लोकतंत्र का। क्या देश निजीकरण की ओर जा रहा है? निजीकरण, इसने रेल को निजीकरण कर दिया, जहाज को निजीकरण कर दिया, बिजली का कर दिया। अरे मोदी जी, प्रधानमंत्री की सीट का राष्ट्रपति का भी कर दो। एक अडानी प्रधानमंत्री, अंबानी राष्ट्रपति, ना खर्चा होगा ना चुनाव होगा, अपने हिसाब से देश चला लेंगे वे। इनकी क्या जरूरत है? ये गलत बात है। अमित शाह जी कहते हैं कि वो मैं 50 साल तक राज करेंगे, वर्कशॉप लगाओगे वोट देने की। अरे वोट तो हम देंगे, जनता देगी, ये वर्कशॉप में से जीतेंगे। इनका दिमाग खराब हो गया है। पहली बार इनकी सरकार बनी 65 सालों में, इन्होंने देश को गुलाम बनाने के कगार पर ले आए। यहाँ किसान पड़ा, निहत्ता किसान, ये पानी छिड़केंगे, ये लाठी मारेंगे किसान को, जिसको अन्नदाता बोलते हैं। और जब अन्नदाता लाठी उठाएगा, हाथ में लाठी उठाएगा तो और तमाशा हो जाएगा। सर जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, खाने को रोटी की आप समझ रहे हैं क्या स्थिति थी। ऊपर से अब हम लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो किसको दोषी मान रहे हैं? कोरोना काल में देखिए, जो बिल लेकर आए, ये जो बिल नहीं आए, बिल तो आता तो लोकसभा में रखा जाता, चर्चा होती, पास होता। इनको कैसे इनके बाबा ने सपने में कहा कि जल्दी ले आओ बाथरूम से पीछे से, ये आपातकालीन स्थिति के काम होते हैं कि विधेयक ले आए। इन्हें बिल लाते, चर्चा करते, किसान से करते, विपक्ष से करते, परंतु इन्होंने तो अपने दोस्त को फायदा पहुंचाना था, उस जहाज वाले को, उस जहाज वाले के लिए लाए और इनको दुनिया का सबसे रईस आदमी भी बना दें कोरोना काल में, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाएगा आदमी। ये जान पूछ के कोरोना काल में लाया गया इस देश का बेवकूफ़ बनाने के लिए। अलग अलग लोगों के बयान है कि पार्टियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। क्या ये सारी पार्टी सब एक ही चट्टे हैं मोदी जी के, गुमराह करने के लिए किसी को भी नाम ले लेते हैं। शाह हुआ, मोदी हुआ, ये सब दोनों ही पार्टनर हैं। रहा सवाल पार्टी का, अगर इनको इतनी सद्बुद्धि हो, किसान पड़ा है बेचारा, ये 17वां दिन है आज, बड़े बुजुर्ग हैं, ठंड में पड़े, बारिश पड़ रही है यहाँ, तो इनको तो रियायत होनी चाहिए, रियायत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको, किसानों की बात सुनी जाए। क्या सर आप अपने पोते को किसान बनाना चाहेंगे आने वाले टाइम में इन परिस्थितियों को देख के? कर रहा जी, हमारा तो पोता तो काम कर रहा है सर, लेकिन सरकार कह रहे, लोगों का मानना है किसानों की स्थिति बहुत खराब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान कैसे जीवन में सर्वाइव करें? ये तो मतलब कहने का, जैसे कि वादा कर, सप्ताह से पहले वादा करते हैं, ये हरियाणा के बगल पे सुविधा जो है वो यूपी में मांग तय किया था इन्होंने इलेक्शनों से पहले। जो सुविधा पंजाब में है वो इन्हें देंगे। अच्छा, बिल मतलब पैसा, गन्ने का पैसा है वो समय पे देंगे, कोर्ट के आदेश है। हम पर कोर्ट के जिस दिन से भी पैसा ले लेते हैं, हम साहूकार से ले लेते हैं, सरकार से उसी दिन से ब्याज चलता है। हमारा पैसा क्यों नहीं है? तानीशाही सरकार के ऊपर नहीं रही है, हमारा पैसा क्यों नहीं दिलवाते? कोर्ट का आदेश, हमारे पैसे के भी तो कोर्ट का आदेश है। क्यों ना ऐसा सोच कर रहे? तानाशाही सरकार क्यों बनती जा रही है? भाई ये मतलब हम पर लाठीचार्ज करवाएंगे अगर, तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ,
सर एक बात कही जाती थी, ताऊ का ये देश है। चौधरी चरण सिंह की बात समझो देश की और किसान की बात होती थी। क्या आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनकी बात रख पा रहा है संसद में? चौधरी साहब की बात कौन रख रहा, कोई रखने वाला है ही नहीं। मतलब देश में अब किसान के हित की बात कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं रख रहा, सब अपने अपने मतलब पॉकेट भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। किसान की कौन बात सुनना ना कोई कह रहा। सर, आप आने वाले समय में अपने पोते पोतियों को किसान बनाना चाहेंगे? क्योंकि स्थिति बहुत खराब है किसान तो मर ही लेगा पहले ही। वो उसे देख के जो पोता पोती वैसे ही ना बनने के हैं, तो आत्महत्या के कगार पर खड़ा है किसान। रोज़ आत्महत्याएं कर रहा है। हमारे पोता पोती इस चीज़ के पास भी नहीं जाएंगे। क्या उन्होंने मजदूरी करनी पड़ेगी? खेती की तरफ कोई नहीं जा रहा है। तो ये थे विचार हमारे साथ कुछ किसानों के। उन्होंने बताया उनके क्या अनुभव हैं। उनकी बात रखने वाला ही आज देश में कोई नहीं है। मेरी दिल्ली मेरे शान के लिए गाजीपुर बॉर्डर से गोपाल राठौर।